अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। आज के प्रोग्राम का रन डाउन यानी इस प्रोग्राम के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको बताता चलूं कि आज हम 20वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू करेंगे जो बिल इत्तफाक हमारी कौमी असम्बली से मंजूर हो चुकी है। तौहीन अदालत का केस जो वज़ीर आज़म के खिलाफ चल रहा है उसमें अटॉर्नी जनरल क्या कर रहे हैं, इस पर भी गुफ्तगू होगी। लापता अफराद में से कुछ मिल चुके हैं और बहुत से अब भी गायब हैं, उनकी किस्मत क्या होगी। और यंग डॉक्टर्स का लाहौर में एहतजाज और लेडी हेल्थ वर्कर्स के कराची में मुजाहरे, इन पर भी गुफ्तगू होगी। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जैसा आप जानते हैं, मुजीब रहमान शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, 20वीं तरमीम कम ये आप यूँ एक दफ़ा फिर हमारी पार्लियामेंट ने इत्तफाक का मुजाहरा कर दिया। इज्तमाई दानिश बाज़ लोगों के ख्याल में, और बाज़ लोगों का ख्याल है कि अपने मफाद के लिए इकट्ठे हो गए। वो बाज़ लोग कौन है? इज्तमाई दानिश नहीं, इज्तमाई दानिश तो समझ में आती है सर। मिसाल के तौर पे जो तहरीक इंसाफ की तरफ से और जमात इस्लामी की तरफ से जो उनके अकाबरीन हैं, कल टेलीविजन पे भी आकर उन्होंने कहा कि जनाब ये इनका आपस की सेटिंग हो गई है। यानी अगर इंतखाबात आज़ादाना और मुनसिफाना हो, इलेक्शन कमीशन की तश्कील पर इत्तफाक हो जाए और गैर जानबदार निगरान हुकूमतें कायम करने पर इत्तफाक हो जाए, तो इसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मफाद है या सबका मफाद है? नहीं सर, लेकिन अपेरेंटली मफाद तो नो डाउट सबका थ्योरेटिकली, लेकिन सर दो बड़ी पार्टियां या तीन बड़ी पार्टियां इस वक्त जो जिन्होंने 2008 का इलेक्शन बाइकआउट किया था वो तो बाहर बैठी हैं। वो ये समझते हैं कि चौधरी निसार PMLN के नुमाइंदे। वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है ना जी। अब जिन्होंने बाइकाट किया तो वो बाइकाट को एंजॉय करें, और जिन्होंने इलेक्शन लड़ा वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, कायदे ईवान है। तो भी जो इलेक्शन लड़ेंगे वही असेंबली में पहुंचेंगे ना। जो इंतजार करेंगे वो इंतजार करें, अब अगले साल या इस साल इलेक्शन हो जाएगा। और अगली दफा अगर वो इनमें से किसी ओहदे पे है तो वो फिर निगरान हुकूमत बना रहे हैं। MMA जमात इस्लामी MMA का हिस्सा रही है, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है कायदे हिज़्ब इख्तलाफ रहे हैं मुसलसल कई साल तक परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में। अच्छा सर, इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है सिंध में कि जहां कायदे हिज़्ब इख्तलाफ है ही नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो है तो सही एक नाम का, मतलब वो क्या जाम साहब जो हैं, जी जाम साहब एक हैं तो सही, जाम सादक अली साहब के बेटे, लेकिन उनके साथ को अपोजिशन ऐसी है बेचारी, क्योंकि अपोजिशन जो है नाकाबिल जिक्र है। और बलोचिस्तान में तो सिर्फ एक आदमी है, हिरेंद्र साहब, जो अपोजिशन में है, बाकी सारी जमातें हुकूमत में शामिल है। तो सर इन दो केसेस में अगर कायदे हिज़्ब इख्तलाफ साहब अकड़ जाए फिर क्या करेंगे? हाँ, तो फिर कोशिश तो करनी चाहिए कि उनको मना ले किसी तरीके से। एक आदमी को मनाना तो बड़ा आसान होगा ना। अच्छा सर, ये इस तरमीम के बाद क्या हम ये समझें कि हमारे इलेक्शन आइंदा ऐसे होंगे कि ना कोई उन्हें इंजीनियर्ड कहेगा, ना उन्हें कहेगा कि जी प्री पोल रिगिंग हो गई है मेरे साथ, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे इल्ज़ामात लगेंगे, ना माजी में नवाज शरीफ जैसे इल्ज़ामात लगेंगे? देखिए, बहुत कुछ कहने वाले कहेंगे और हारने वाले जो हैं वो तो तरह तरह के नुक्ते निकालेंगे, लेकिन उनकी बात का वजन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर गैर जानबदार ऐसे लोग जिन पर इत्तफाक हो लोगों कौम का, मुखालिफिन का, और वो एक अच्छी शोहरत रखने वाले हों, तो फिर उनके बारे में ये तासुर कायम करना या इसको हवा देना या इसको जमाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। देखें, पाकिस्तान में ये हमारी हुकूमतें हैं, वो इंतखाबात की उनकी अच्छी रवायत नहीं है कोई। हमारे सामने इंडिया है, इंडिया में कोई निगरान हुकूमत कायम नहीं होती, इनकम्बेंट गवर्नमेंट ही वही कराती है। तुर्की में वही हुकूमत कराती है, सिर्फ वजीर कानून और वजीर इत्तला, तो एक दो वजीर जो हैं वो अपने ओहदे छोड़ देते हैं, बस वजीर दाखिला के तरह, बाकी कोई हुकूमत वही काम करती रहती। इंडिया में इलेक्शन कमीशन जो है वो इस कदर बाइख्तियार है कि हुकूमत को जरूरत नहीं होती कि किसी रूल को वायलेट करे। और इस वजह से देखिए, अगर अदारे मजबूत हो जाते पाकिस्तान में भी, तो फिर इस तरह निगरान हुकूमत कायम करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जो भुट्टो साहब का इंतखाबात है जो 1977 में हुआ, उनका जो इंतखाबात है वो एक तारीखी धांधली हुई थी। उन इंतखाबात में उनके खिलाफ एक बड़ी तहरीक चली, और तहरीक के नतीजे में मार्शल आया जिसने 11 साल गुजारे। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मार्शल जो है उसको लोगों ने क्यों बर्दाश्त किया, क्योंकि भुट्टो साहब का जो दौर था उसकी वजह से ये सारी सूरत हाल बर्पा हुई। उस वक्त ये बात समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा इंतजाम किया जाए। निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट उस वक्त डेवलप नहीं हुआ था। फिर 8वीं तरमीम आ गई,
और सदर को इख्तियार दे दिए गए कि अगर कोई बहरान पैदा हो कॉन्स्टिट्यूशनल तो सदर हुकूमत को डिसॉल्व कर सकता है, असेंबली को, और हुकूमत भी घर चली जाएगी। जैसे कि भुट्टो साहब के दौर में जो फजल चौधरी सदर थे और अपोजिशन बार बार उनसे मुतालबा करती थी, मियां महमूद अली कसूरी साहब जो हमारे खुर्शीद कसूरी साहब के वालिद हैं, उस वक्त तहरीक इस्तकलाल के वाइस चेयरमैन थे और उससे पहले भुट्टो साहब के साथी भी रहे थे। वो उन्होंने खत लिखा फजल चौधरी को कि आप ये करें, कार्रवाई करें हुकूमत। वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनके पास कोई पावर ही नहीं थी। तो इस वक्त उनके बारे में तो ये मशहूर था कि वो गुसल खाने जाते, वो टेलीफोन करके पूछते हैं कि मैं चला जाऊं। तो अब ऐसा सदर जो था, जब वो क्राइसिस से निपट ना सका और मार्शल आ गया मुल्क में, तो फिर ये सोचा गया कि सदर के पास कोई इख्तियारात तो होने चाहिए कि जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा हो या हुकूमत के खिलाफ कैंपेन चले तो वो इंटरवीन कर सके, असेंबली को डिसॉल्व कर सके। अब 8वीं तरमीम आई जनरल ज़िया-उल हक साहब के दौर में जी, और उसमें प्रेसिडेंट की पावर बढ़ा दी गई और प्रेसिडेंट को यह इख्तियार दे दिया गया कि वो असेंबली तहलील कर सकता है अपनी सवाब जीत पर। एक तरफ कोई इख्तियार नहीं और एक तरफ सबको पैकअप का हुक्म देने का हो सकता है, कर सकता है। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाए और मुमलकत का निजाम दस्तूर के मुताबिक चलाना मुश्किल हो जाए, मुमकिन ना रहे। अब ख्याल तो यह था कि अगर कोई ऐसी तहरीक उठेगी तो ऐसा इख्तियार इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन ज़िया-उल हक साहब ने जुनेजो साहब के खिलाफ ये इख्तियार उस वक्त इस्तेमाल किया जब हुकूमत बड़े इत्मीनान से चल रही थी। अब उन्होंने, जुनेजो साहब गए हुए थे चीन के दौरे पर, वहां से जब वापस आए हैं तो कमिश्नर जो रावलपिंडी के थे उस वक्त सईद मेहदी साहब, अच्छा, उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप वज़ीर आज़म को बता दें कि आप फारिग हैं क्योंकि असेंबली डिसॉल्व हो गई। उन बेचारों को यहां पहुंच के जब वो चीन के कामयाब दौरे से वापस आने के पर अदारे खुशी कर रहे थे, अदारे मुसर्रत कर रहे थे, उनको बताया गया जनाब आपकी हुकूमत फारिग अब आप वजीर आजम नहीं है। तो उसके बाद ज़िया-उल हक साहब ने क्या किया, उन्होंने कोई निगरान वजीर आजम मुकर्रर नहीं किया। उन्होंने कहा मुझे क्या जरूरत है निगरान वजीर, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में वजीर आजम की पोस्ट, देखिए सदर के तो अपने इख्तियारात हैं और वजीर आजम के अपने थे, तो वजीर आजम तो निगरान होना चाहिए था ना, वो इख्तियारात इस्तेमाल करता। उन्होंने वजीर आजम के इख्तियार भी खुद संभाल लिए और एक काबीना बना ली। अब वो तो हो गए फजाई हादसे की नजर, ठीक है, प्यारे हो गए अल्लाह को। उनकी जगह गुलाम इसाक साहब आ गए। गुलाम इसाक साहब ने भी कहा मुझे तो सेटअप जैसा मिला है वैसा ही मैं रखूंगा। तबन ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने भी वजीर आजम नहीं रखा। एक मुलाकात में हमारी बात हुई, उन्होंने कहा ये क्या जरूरत है, मैं एक अपनी मर्जी से एक शख्स को वजीर आजम बनाऊं और फिर उसके सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाऊंगा, क्या मशवरा देते हैं आप मुझे, यानी एक बुत बनाऊं फिर उसकी परस्त शुरू कर दूं। तो उन्होंने वजीर आजम नॉमिनेट नहीं किया और इंतखाबात खुद ही कराए। अब आ गई बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत। अब बेनजीर भुट्टो की लड़ाई शुरू हो गई जनाब गुलाम इसाक से। उन्होंने जब उनको घर भेज दिया, असेंबली डिसॉल्व कर दी 2 साल के बाद। अब उन्होंने पहला फिर वजीर आजम मुकर्रर किया निगरान गुलाम मुस्तफा जतोई साहब को, जो कि पीपल्स पार्टी से लड़ चुके थे, अपनी पार्टी एनपीपी के नाम से बना चुके थे और जो आईजीआई थी उसके सरबराह थे, जो महाज था पीपल्स पार्टी की मुखालफत में, उसके वो सदर थे और नवाज शरीफ साहब भी उसमें शामिल थे, वो सूबे के वजीर आला थे। गोया उन्हीं के मुखालिफ ग्रुप को उन्होंने मुखालिफ जो थे उनको बनाया वजीर आजम। और जो निगरान हुकूमतें मुस्लिम लीग की हुकूमतें थी जुनेजो साहब के मुखालिफ ग्रुपों की, वो वही काम करती रही। गोया पीपल्स पार्टी के सारे मुखालिफ जो थे वो निगरान हुकूमतों में बैठे हुए थे और वही इलेक्शन करवा रहे थे। साहब एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद हम इसी मौजू पे गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। 0423636810 पर आप हमें कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नजर। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी निगरान हुकूमतों की। शम्स साहब आप बता रहे थे कि जतोई साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए निगरान, और उसके बाद बेनजीर भुट्टो ने शिकस्त खाई, नवाज शरीफ साहब आ गए इख्तिदार में जी।
अब गुलाम साहब और नवाज शरीफ साहब की बड़ी बन रही थी, लेकिन चंद कुछ अरसे के बाद लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि गुलाम साहब समझते थे कि मैं हेडमास्टर हूं, मैं ये सारा काम किया है, बेनजीर भुट्टो के खिलाफ मैंने कार्रवाई की है, और नवाज शरीफ साहब समझते थे मैं वजीर आजम। तो अब जाहिर है कि एक न्याम में दो तलवारें तो रहती नहीं है। अब लड़ाई शुरू हो गई। गुलाम साहब ने उनकी असेंबली भी तहलील कर दी और बल्ख शेर मजारी साहब को उसमें जनाब वजीर आजम मुकर्रर किया, और आसिफ अली जरदारी साहब भी उसमें वजीर बन गए। गोया उनके मुखालफीन जो थे नवाज शरीफ के, वो इकट्ठे करके काबीना में शामिल कर लिए। अब वो हुकूमत जो थी वो इस तरह खत्म हो गई कि नवाज शरीफ के हक में फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट का। तो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार यह हुआ कि नवाज शरीफ साहब का मुकदमा सुना गया सुप्रीम कोर्ट में बराए रास्त असेंबली के डिसॉल्व करने का, और फैसला हो गया सदर के खिलाफ। अब बल्खेर मदारी साहब जो है रुखसत हो गए। पॉइंट इसमें यह भी कि सदर के खिलाफ भी फैसला आ सकता है आया उसके खिलाफ गुलाम साहब के, इससे पहले तस्वुर नहीं था। लेकिन जब गुलाम साहब, हम उस दिन जिस दिन ये फैसला आया, हम उनसे मुलाकात कर रहे थे, हमारा एक एडिटरों का डेलीगेशन था। तो गुलाम साहब से मैंने देखा वहां सफेदी वगैरह हो रही थी, कल वहां सफेदी करा रहा हूं घर में कुछ। मैंने कहा अल्लाह खैर करे कि घर की सफेदी हो रही है, पेशावर के घर की। तो मैंने जब ऐसी बातें की तो मैं निकल के बाहर आया, तो उन्होंने मुझे वापस बुलवाया। अच्छा, जब बाहर आया तो वापस आया तो मुझे उन्होंने फिर फारसी का एक शेर पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे ताक में अभी तो अंगूरों के वो खोशे मौजूद हैं जिनसे शराब कुशीदी नहीं की गई। यानी अभी मैं और टेंशन दूंगा। ये मैसेज दिया कि मैं कोई अभी हार मारने वाला नहीं हूं। बहरहाल नवाज शरीफ साहब में और गुलाम साहब में लड़ाई जारी रही, यहां तक कि दोनों ने एक दूसरे को निकालने के शौक में खुद इस्तीफा देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। गुलाम साहब खान, नवाज शरीफ साहब दोनों ने कहा हम इस्तीफा देंगे। निगरान वजीर आजम मुकर्रर किया गया मोइन कुरैशी। वो पहले निगरान वजीर आजम थे जिन पर बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और गुलाम साहब मुत्तफिक हुए, और उनको बाहर से लाकर यहां वजीर आजम बना दिया गया। ये दूसरी बात कि उनके इंतखाबात जो थे उन पर भी नुक्ताचीनी होती रही, और मुस्लिम लीग नून बड़ी बदमजा हुई उनके इंतखाबात से। राजा जफर ने कहा ये इंजीनियर इंतखाबात थे। बहरहाल वो इंतखाबात हुए जी। उसके बाद आ गए फिर फारूक लगारी साहब, यानी नवाज शरीफ साहब घर गए, बेनजीर भुट्टो आई, अब फारूक लगारी सदर बना दिया। अब फारूक लगारी साहब और नवाज शरीफ साहब कायदे इसमें इख्तलाफ थे। अब उनके दरमियान नामा प्याम शुरू हुआ और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ महाज बन गए। तो बेनजीर भुट्टो को जब घर भेजा गया तो फिर मलक महराज खालिद जो थे वो बने जनाब निगरान वजीर आजम। ये तो पीपल्स पार्टी के थे, लेकिन बगावत कर चुके थे बेनजीर भुट्टो से, और बेनजीर भुट्टो के जितने मुखालफिन थे उनको जनाब जमा किया गया और उनके खिलाफ कंपेन चली। उनके जलसों में और जुलूसों में नारे लगते थे या अल्लाह या रसूल बेनजीर बेकसूर। लेकिन इतनी उनकी उस वक्त शोहरत थी खराब, और करप्शन का इतना प्रोपेगेंडा था या जो भी था, उनके इल्जामात थे उन पर, कि वो उनके अपने वोटर भी कम निकले और उनको एक बहुत तारीखी शिकस्त हुई, और नवाज शरीफ साहब आ गए जी। और उसके बाद जो हुआ फिर आपके सामने एक परवेज मुशर्रफ साहब, उनको आप निगरान कह लीजिए या निगरान से ऊपर कह लीजिए। तो अब जो सूरत हाल है कि निगरानों के इतने तजर्बों के बाद ये मुतालबा मुसलसल हो रहा था कि निगरान ऐसा हो जो गैर जानबदार हो। एक निगरान परवेज मुशर्रफ साहब ने भी मुकर्रर किए थे, सोमरो साहब, मगर वो सोमरो साहब उसी जमात के थे, मुस्लिम लीग काफ के, और सेनेट के चेयरमैन भी रहे थे। तो वो तो उन्होंने समझिए मुस्लिम लीग काफ ही की एक हुकूमत थी, निगरान हुकूमत। लेकिन अब सूरत यह है कि चौधरी निसार अली साहब ने बड़ा इस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया, और वो जो 20वीं तरमीम की जरूरत महसूस हुई ना, कि वो 28 अरकान असेंबली और सेनेट के, और वो जनाब उनकी डी-सीट हो रहे थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं था, इंतखाबात हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया। इस शर में से ये खैर निकली
कि अपोजिशन ने कहा हम तो तब दस्तखत करेंगे जबकि ये बातें हमारी मानो। यानी हमने अपने निगरान हुकूमतों के जो तारीखी तजर्बात थे उन्हें 20वीं तरमीम उन्हें समो 20वीं दिया तरमीम के मुताबिक समो दिया और ठीक करने की कोशिश की है। एक ब्रेक का वक्त हो गया सर। 0423636810 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए सर। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। शाम साहब, तौहीन अदालत का केस जो है वजीर आजम के खिलाफ, वो एक नए मरहले में दाखिल हो गया। अटॉर्नी जनरल साहब आज गवाहान को, वो अपने दस्तावेजात इकट्ठे कर रहे हैं, दूसरी तरफ गवाहान इकट्ठे हो रहे हैं कि किन गवाहों को हम पेश करेंगे और किन पे जिरा होगी। अभी साहब ये जो तौहीन अदालत का केस है, जिससे पाकिस्तान का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है ना, वो लरज रहा है, हंगामा बरपा है मुल्क में। वजीर आजम को नोटिस मिलना कोई मामूली बात नहीं है, मगर इसमें आप ये देखिए कि अगर आप इसमें नालायकी कितनी है हुकूमत की। आप ये देखिए कि एनआरओ फैसले पर जो 5 रुकनी बेंच बना था कि इंप्लीमेंटेशन कराए उस पर, उसने 10 जनवरी को एक फैसला दिया। ठीक है। उसमें कहा कि ये 6 ऑप्शंस हैं हमारे सामने, जिनमें से एक वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत। 6। जी बिल्कुल। उनमें से 6 अब 16 जनवरी को अटॉर्नी जनरल हमारे सामने पेश हो और बताएं कि इनमें से कोई ऑप्शन क्यों ना इस्तेमाल की जाए, क्यों ना इख्तियार की जाए। एक ऑप्शन ये थी, देखिए, वजीर आजम के बारे में कि वो दयानतदार और अमीन नहीं रहे हुक्म अदूली की वजह से, इस पर बहस की, नजर बाजार प्रेमा फसाई, तो फिर उनको क्यों ना डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, वो डिस्क्वालीफाई हो जाए, कोई ऑफिस होल्ड ना कर सके, इलेक्शन ना लड़ सके। ठीक है, ये तो एक ऑप्शन। एक ऑप्शन। और सदर साहब जो है वो भी, क्योंकि उनकी भी ये खसूसियत है, उनमें रुकने असेंबली के औसाफ पाए जाने चाहिए, उनकी शराइत पर पूरा उतरना चाहिए, तो उन्होंने भी क्योंकि इसमें मावनत की है, उनकी भी डिस्क्वालीफाई चीज हल करने में वो भी हो जाए। सदर वजीर आजम दोनों पैकअप। दूसरी ये एक इस नजर से, दूसरी तरीके से कि उनको क्वालिफाई ना रहने दिया जाए, वो इलेक्शन लड़ने के काबिल ही ना रहे बाद में 5 साल तक, डिस्क्वालीफाई कर दिया। ठीक है जी। ठीक है। तो आप, एक तो बात यह थी क्वालिफिकेशन उनकी खत्म हो जाए, दूसरी बात यह थी उनको डिस्क्वालीफाई कर दे, दोनों, यानी नेगेटिव पॉजिटिव, यानी उन्हें घर भी भेजो और आइंदा रास्ता भी रोक दे। ठीक, 2 ऑप्शन। अच्छा अच्छा। और तीसरी यह है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स हैं 1980 के, उनके मुताबिक और कॉन्स्टिट्यूशन की दफा 187 के मुताबिक एक कमीशन मुकर्रर करे कोर्ट, जो इस फैसले पर इंप्लीमेंटेशन कराए, अमल दरामद कराए। और फिर यह कि अगर कोई 248 का इस्तिस्ना है, कोई साहब समझते हैं कि सदर को या किसी और को यह इस्तिस्ना हासिल था, इस वजह से यह खत नहीं लिखा गया, तो वो भी फिर इस दरखास्त को लेके आ जाए ताकि इस पर बहस हो जाए। और फिर यह कि किसी शख्स के खिलाफ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी जो है, उसकी कार्रवाई करना नैब की कानूनी जिम्मेदारी है। गोया इसमें यह इशारा मौजूद है कि नैब भी कार्रवाई कर सकती है वजीर आजम के खिलाफ, जहां तक मैं समझाऊं इससे, क्योंकि वजीर उसमें हर शामिल हो जाते हैं शख्स। वो अदनान ख्वाजा, रियाज शेख का किस्सा भी इसके साथ मुंसलिक है, लेकिन अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन थी, अप्रूविंग अथॉरिटी कौन थी, तो वजीर आजम पर इस तरीके से भी जद पड़ती है। और फिर यह कहा गया कि एक छठी ऑप्शन यह है कि पाकिस्तान के अवाम पर यह मामला छोड़ दिया जाए, वो पार्लियामेंट में फैसला कर ले या कोई और तरीके से फैसला कर ले कि ये जो काम है वो अदालत इंप्लीमेंटेशन ना कराए, वो अपनी जिम्मेदारी खुद ले ले। तो अदालत ने ये 6 ऑप्शंस दी और कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप हमें आके बताइए कि हम कौन सी इस्तेमाल करें। जब अटॉर्नी जनरल साहब 16 तारीख को पेश हुए, उन्होंने कहा मैं तो 2 बजे रात के बैठा रहा हूं टेलीफोन पर, मुझे तो कोई इत्तला नहीं आई, मेरी कोई हिदायत नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर मैं अटॉर्नी जनरल की जगह होता तो इस पर बहस करता और एक एक ऑप्शन पर बहस करता और अदालत से कहता कि जनाब आप इसको पार्लियामेंट पर छोड़ दें। लेकिन साहब अटॉर्नी जनरल खुद कैसे बोलेगा जब उसको हुकूमत ही नहीं कह रही? अटॉर्नी जनरल फिर छोड़ दे, उसको इस्तीफा दे दे। ऐसी हुकूमत को रिप्रेजेंट क्यों करना है जो खामोशी रहती है हर मामले फिर हुकूमत जो है
वजीर आजम को चाहिए था, वो मौका था कि एतजाज अहसन को अपना वकील करते और एतजाज अहसन एक एक ऑप्शन पर दलील देते और कहते जी आप कमीशन मुकर्रर कर दीजिए या आप पार्लियामेंट पर छोड़ दीजिए, लेकिन वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं कीजिए। जब वो उस वक्त अपना वकील मुकर्रर हुए, जब उनको नोटिस जारी कर दिया गया वजीर आजम को। अच्छा, अब नोटिस जारी करने के बाद भी एतजाज साहब बहुत बड़े वकील हैं, मैं तो भाई प्रोफेशनल वकील नहीं हूं, लेकिन वो बात इन 6 ऑप्शन से शुरू कर सकते थे ना। बिल्कुल कर सकते कि हजूर आपने हमें नोटिस दे दिया है, ये 6 ऑप्शंस में से आप फलानी ऑप्शन इस्तेमाल कर ले। लेकिन एतजाज साहब कहते हैं अदलिया उन्हें सुनती नहीं है, नहीं वो बेशुमार, अब ये तो जो मर्जी कहे ना जी, अदलिया जो है वो ही लांझे का कितना थोड़ी सुनेगी बैठ के, उसने मुकदमा सुनना है। और आप ये देख लीजिए कि मामला कितना बिगड़ा है। एक ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज की और नोटिस दे दिया तौहीन अदालत का। अब उसके बाद वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं तो जी जेल जाने को तैयार हूं, मैं वजारत उज़्मा छोड़ने को तैयार हूं, मैं असम्बली की रुकनियत छोड़ने को तैयार। ओ भाई, ये सब कुछ छोड़ने को तैयार है, लेकिन जो वजीर आजम है आपकी जिम्मेदारी इस सियासी निजाम को मजबूत करने की भी तो है ना। लेकिन वो एक खत की कीमत पे हर चीज उन्होंने स्टेक पे लगा दी। नहीं देखा, जो भी था वो अपना मुकदमा कहीं बेहतर तरीके से लड़ सकते थे। और अदालत ने जो 6 ऑप्शंस क्या होती हैं, मुतबादलात, मैं तो समझता हूं गोया हर एक नुक्ता दूसरे नुक्ते का मुतबादिल है। तो इसका मतलब यह है कि अदालत ने एक ऐसी गुंजाइश छोड़ी थी, ऐसे रास्ते छोड़े थे जिनमें से वो निकल सकती थी एक दूसरे तरीके से, बशर्ते के हुकूमत उस पर आर्गू करती और अपना मौकफ पेश करती। और अब जो है, अब तो फिर हुकूमत जाने और अदालत जाने। अच्छा, अब क्या होगा? अब जेल होगी, रुकनियत मुअत्तल होगी, आइंदा के लिए रास्ता बंद होगा। हम बड़ी बहस कर चुके हैं उसके ऊपर जी। अब जो वजीर आजम चाहेंगे वो उनको मिल जाएगा। ये कैसे? इसलिए कि अगर वो अदालत की बात नहीं मानते तो फिर अदालत को उनकी बात मानना पड़ेगी। यानी अगर वो खत लिखे तो नहीं, अदालत जो कह रही है जी, अगर आप उस पर सरे तस्लीम खाम कर दें, बात खत्म हो गई। अगर आप सरे तस्लीम खाम नहीं करेंगे तो फिर अदालत से आप ये कह रहे होंगे ना कि मेरे साथ कुछ और सलूक करो। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना जी, बिल्कुल। तो इसलिए ख्वाहिश तो वजीर आजम ही की चलनी है जी। हमारी तो आपकी ये ख्वाहिश है कि ये हमारी जो जमहूरियत है ये चलती रहे और तगड़ी हो और अदालतों का तहक्कुम कायम रहे और सियासत की जो शान है वो कायम रहे। अच्छा, अब खत नहीं लिखते हम एक मफरूजा सूरत हाल में, जैसे अब तक पार्टी की पॉलिसी है पीपल्स पार्टी की कि खत नहीं लिखना। शायद साहब उसके नतीजे में तो वजीर आजम भी जाते हुए नजर आ रहे हैं, इनका कोई मुतबादिल नजर आ रहा है। चलिए आप वो तो देखें ना जी, जो होना होगा हो जाएगा, हम उस पर बड़ी बहस कर चुके हैं। अब वही होगा ना जो मंजूर खुदा होगा। यानी अदालत के पास अब कोई रास्ता बचा है अपनी काम पे इम्प्लीमेंट करने का। अदालत ने तो 6 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ले ली। अब अदालत के पास आप जाते कहते हैं कि भाई फलानी ऑप्शन ले ले या फलानी ऑप्शन ले ले या फलानी ऑप्शन ले ले। आपने अदालत को मजबूर कर दिया है। और अदालत, देखिए, अदालत भी अगर चाहती तो इब्तदा ही में एक दूसरा रास्ता हो सकता था, गुरेज हो सकता था सारी सूरत हाल, जिसका उन्होंने 6 में से एक ऑप्शन रखा। अदालत का भी तो मसला क्या है, लोग तरह तरह की दरखास्तें लेके जाते हैं। जिन लोगों को, अब डॉक्टर मुबशर हसन साहब दरखास्त लेके गए एनआरओ पर, आज वो इलेक्शन लड़े अगर लाहौर में तो वो बल्दिया का इलेक्शन नहीं जीत सकते। सब एक ब्रेक का वक्त हो गया। 04236368102 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। चलते हैं हम फेसबुक की तरफ, जहां पर बहुत से सवाल आते हैं। हम सब आज सबसे ज़्यादा एक ही सवाल पूछा जा रहा है और वो ये है कि डॉक्टर्स हमारे साथ क्या कर रहे हैं। इशारा है कि रोड्स ब्लॉक हैं, डॉक्टर सड़कों पे हैं, किसी को हॉस्पिटल नहीं पहुंचने दे रहे। ये जो यंग डॉक्टर्स हैं ना यहाँ लाहौर जी, इस वक्त तो इन्होंने हड़ताल की हुई है और ये कह रहे हैं कि हम आउटडोर भी बंद, इंडोर भी बंद, पीआईसी के अंदर, कि वो जिन डॉक्टर्स पर और जिन कार्रवाई हुई है को मुअत्तल हुए हैं उनको मुअत्तल न किया जाए जी, उनको बहाल किया जाए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को हुक्म दिया था कि आप हड़ताल नहीं करेंगे। इनके जो भी मुतालबात है वो अपनी जगह गलत या सही, उस पर बहस नहीं है।
बहस यह है कि डॉक्टरों को यह हक नहीं दिया जा सकता कि वो मरीजों की जिंदगियों से खेले, लेकिन ये तो मुसलसल खेल रहे हैं। और ये मसीहा है, इनको अपनी मसीहाई का एहतराम करना चाहिए। इनके मुतालबात के लिए जो भी होंगे हम उन पर बहस करेंगे, इनके हक में आवाज भी बुलंद करेंगे, जान करनी चाहिए, लेकिन ये हक नहीं दिया जा सकता। और देखिए आप कि 150-200 आदमी मर गया और गलत दवाई इस्तेमाल करके। अब उसकी तहकीकात हो रही है, यहां हाई कोर्ट के जज कर रहे हैं, दूसरी कमेटीज काम कर रही हैं। अगर 2 या 4 आदमी जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं तो इसमें क्या हुआ, या अपने ओहदों से हटा दिए गए हैं ताकि एक इंक्वायरी गैर जानबदाराना हो जाए। इस पर इतना हंगामा, इतना फसाद। अच्छा शामी साहब, अगर हुकूमत इस पे फोर्स इस्तेमाल करे? नहीं, फोर्स की बात तो यह है कि आप कानून के ताबे रहें और कानून के मुताबिक काम करें। ये PMDC, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल क्या है, कौंसल है, कौंसल, उसके पास इख्तियार है इनके लाइसेंस सस्पेंड करने का। अगर डॉक्टर्स अपने ज़ाब्ता अखलाक की नफी करते हैं और उनकी गफलत से मरीज मरते हैं तो हुकूमत को चाहिए कि PMDC के पास जाए। शाहिद साहब हैं, मगर मैं एक बात बता रहा हूं, मैं डॉक्टरों के मुतालबात की बात नहीं कर रहा इस वक्त, उनके कंडक्ट की बात कर रहा हूं। ये नौजवान जो है ये समझे, ये आप स्टूडेंट लीडर नहीं है, ये डॉक्टर हैं, जिम्मेदार शहरी बन जाए। वैसे भी कहते हैं ना, मैनर्स कम बिफोर कंडक्ट। हाँ, ये तो बड़ी सीधी बात है जी। और अच्छा, वो बलूचिस्तान का मसला रह गया जी। बलूचिस्तान के मसले में साहब हमारे साथ कॉलर्स एक्चुअली आज बहुत ज्यादा हैं, और जो मिसिंग पर्सन पे, जी, मिसिंग पर्सन पे हम कल बात करेंगे। शाहिद साहब है लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी जी, मैं ये गुजारिश करूंगा कि आम आदमी कोई छोटी मोटी चोरी भी करे तो वो पकड़ा जाता है, और बड़े आदमी पर कोई इल्जाम हो तो वो इस्तिस्ना की आड़ ले लेता है। ये सुप्रीम कोर्ट आखिर ये इस्तिस्ना के बारे में फैसला क्यों नहीं देती कोई बात है? भाई साहब, जो भी फैसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ताबे होगा। सुप्रीम कोर्ट आपकी और मेरी मातहत नहीं है, वो अपना काम बखूबी कर रही है और जज ये काम जानते हैं, उनको अपना काम करने दें, और जो उनका फैसला होगा वो सबको तस्लीम करना पड़ेगा। शफीक साहब हैं सऊदीया से हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम शफीक साहब। अस्सलाम, इंजीनियर शफीक मितवा बोल रहा हूँ। शामी साहब, मोहतरमा फातिमा जना के इलेक्शन से लेके आज तक हमारे दिल जमहूरियत के लिए धड़कते रहे हैं, और हमारा ईमान है कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से फिर भी अच्छी है। लेकिन अब मसला यह है कि तुर्की की तरफ अगर निगाह दौड़ाएं तो उन्होंने जिस तरह सिविलियन सुपरमेसी अपने किरदार से, अपनी डिलीवरेंस से और अपनी ऑनेस्टी और कॉम्पिटेंसी से प्रूव की है, इसी तरह हमारे सियासतदानों को भी चाहिए वो ये काम करें। और अदलिया और मीडिया और अपोजिशन ये बड़े अहम है। जी शफीक साहब, एक बात है, आपकी बात में बड़ा वजन है। आप तुर्की में भी एक दिन में ये काम नहीं हुआ, तुर्की भी बड़े बड़ी आजमाइशों से गुजरा है। पाकिस्तान में उस तरह की आमरीत नहीं आई जिस तरह तुर्की में थी। यहां तो आमरीत भी जमहूरी तरीके से डीडी डाली आती रही है। तो इसलिए पाकिस्तान का अपना मामला है, यहाँ की जो सियासत है उसके जो रहनुमा हैं उनका किरदार पैदा करना चाहिए अपने अंदर। जितनी किरदार की कुव्वत होगी उतनी उनकी कुव्वत अखलाकी होगी। रहनुमाओं की बात करें इस्लामाबाद या रावलपिंडी? हर जगह हर जगह जी। कोई अगर आप देखें, अगर आप हमाम समझे ना पाकिस्तान को, तो उसमें कपड़े नहीं है लोगों के पास नजर आ रहे हैं आपको। फजल साहब है फैसलाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम फजल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब, आपने दियानत की और अमानत की बात की है, तो ये जो हमारे एमएन एमपी है ये कोटा सिस्टम पे लोगों के काम करते हैं और इनके लिए फिर स्टिपुलेटेड अमाउंट रखी गई है इलेक्शन के लिए। ये कभी हो नहीं सकता। आप भी अल्लाह को हाजिर जान के समझते हैं कि जिनकी अमाउंट 15 लाख से बहुत ज्यादा ऊपर होती है, तो इनके लिए कुछ स्टैंडर्ड ऑफ अमानत और दियानत मुकर्रर भी होता है सबके सब लोगों के लिए। बिल्कुल मुकर्रर होना चाहिए। देखिए, हद भी ज्यादा होनी चाहिए। देखिए, सियासी जमातें जितनी ताकतवर होंगी, इंतखाबात में खर्चे उतने कम होंगे। आप देखें, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो लाहौर में भी, एक डॉक्टर सईद अली साहब है हमारे, वो चंद हजार रुपए खर्चा किया, उन्होंने वो इलेक्शन जीत गए। वहां हमारी एमएमए के फ्रंटियर में पख्तूनख्वा में वो वजीर इत्तलात थे, वो साइकिल पे चलते फिरते थे बेरोजगार, और वो बन गए एमपीए और फिर वजीर बन गए। तो आप सियासी जमातें कमजोर हुई हैं बार बार के मार्शल्ला की वजह से। इस वजह से इंडिविजुअल्स ताकतवर हुए हैं और पैसा खर्च कर रहे हैं। जमातों को मजबूत करें। जावेद साहब हैं लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। वालेकुम सलाम जी।
मैं सवाल तो बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं एक दो चीजें कहना चाहता हूँ। हाँ जी फरमाएं। शेख मुजीब ने कहा था कि पंजाब ताकत का चश्मा नहीं है। ठीक है। चर्चिल ने कहा था कि फांसी के तख्ते पे घास नहीं उगा करती। ठीक। सवाल मेरा ये है कि 3 सूबे पंजाब के खिलाफ है। अब ये आप अंदाजा करें कि बलूचिस्तान में ये काम शुरू है। दुआ करें कि इन जस्टिस की वजह से नहीं, बात सुने, पंजाब की ताकत के खिलाफ है। देखिए पंजाब इस वक्त अगर आप देखें सेनेट में सारे के बराबर नुमाइंदगी हासिल है, और जॉइंट हाउस जब होता है पंजाब की ताकत कम हो जाती है। इसी तरीके से 18वीं तरमीम के बाद खुद मुख्तारी ज्यादा मिली है सूबों को, अपना अपना काम, अपने अपने वसाइल, अपने अपने सूबे। अब हालात बेहतर हो रहे हैं, हमें उन पर नजर करनी चाहिए और पंजाब में बैठकर हमें दूसरे सूबों का ख्याल करना चाहिए, उन पर धौंस नहीं जमानी चाहिए। और वैसे भी शामिल साहब, ये हमारे एक, आपको पता है कि ना, प्रोग्राम में हमने प्लान किया हुआ है कि हमने छोटे सूबों के मसले पे बात करनी है। हम वो पंजाबी हैं जो कि अपने आप को सिंधी, बलोची और पश्तून भी समझते हैं, लेकिन बाकी लोग भी हमें यही समझते हैं। हबीब साहब है साउथ कोरिया से, मेरे हमनाम जी। जनाब अली, वालेकुम अस्सलाम जी। मैं सबसे पहले शामी साहब को ये कहूंगा कि मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 4-5 ऐसे शख्स हैं जिनका मैं फैन हूँ। बहुत नवाज़े जनाब, बड़ी मेहरबानी आपकी। सर, ये कराची में जो लेडी हेल्थ वर्कर पर अपने 5 माह की तनख्वाह मांगने पर शेयरिंग हुई, लाठीचार्ज हुई, ये कौन से रिलीजन और कौन से लॉ के तहत की गई? और सर, मैं क्वेश्चन मेरा ये है, और सर इसके बाद मैं अपील करना चाहूंगा सर आप मीडिया से कि सर इसको हर टॉक शो और हर हेडलाइन में डिस्कस करें ताकि हुक्मरानों की असल जी हबीब साहब वाज़ेह हो जाए। बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। इनके साथ जो ज्यादती हुई है, सुप्रीम कोर्ट को इसका सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए, और वजीर आला सिंध जो है उनको उससे पहले इनके वाजिबात अदा कर देने चाहिए। शामी साहब, ये सुओ मोटो नोटिस से एक डैनी या दानी खान है, मैं स्पेलिंग चूंकि अंग्रेजी में लिखे हुए तो मैं मफरूजा तौर पे दानी खान साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुओ मोटो ड्रोन अटैक्स पे क्यों नहीं लेती? देखिए, खारजा पॉलिसी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में नहीं है। आप अभी वजीर आजम को तौहीन अदालत का नोटिस दिया हुआ है और यहाँ हाहाकार मची हुई है, तो ओबामा साहब पर कहाँ आप नोटिस डलवाने चले? अच्छा शामी साहब, एक डैनी खान साहब है और उसके बाद जाहिद फारूक साहब है। जाहिद फारूक साहब कहते हैं कि जी मंसूर एजाज साहब के बारे में तो हम जानते हैं, ये बताइए कि हुसैन हक्कानी साहब की अपनी क्या स्टैंडिंग है? हुसैन हक्कानी साहब बड़े पुराने स्टूडेंट लीडर हैं और माशाल्लाह बड़े तेज, तुंदो तेज हैं। नवाज शरीफ साहब के साथ रहे, बेनजीर भुट्टो साहब के साथ रहे और फिर उनके साथ ही चलते चले आ रहे हैं, अब जरदारी साहब के साथ है। तो भाई जरा उनके बारे में भी एहतियात से काम लें और मंसूर एजाज से भी मोहतात रहे। बशीर साहब हैं हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम बशीर साहब। वालेकुम सलाम शामी साहब। हाँ जी 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 सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी हुक्म। ये वकील साहब आके बोलते हैं कि हजरत उमर अदालत में आया था। हाँ जी। लेकिन दूसरी बात नहीं करते हैं कि हजरत उमर ने कई काजियों को मुअत्तल किया था। जी। ये बात यह है कि तारीख के हवाले देख के लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। मैं बार बार ये अर्ज कर चुका हूं कि सदर की अदालत जो है वो पार्लियामेंट है, सदर पार्लियामेंट को जवाबदेह है, कानून से बालातर नहीं है, लेकिन उसकी अदालत जो है वो पार्लियामेंट है। लेकिन हम सब प्रैक्टिकली तो इस बालातरी में बालातर ही साबित हो रहा है ना। बस ठीक है ना, खिलाफ तो सदर नहीं अदालत लिखा जा रहा। अब अगर आप हर चीज को अपने तरीके के मुताबिक होने दें, जज्बाती ना हो। शब साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल हम दोबारा आपसे मिलेंगे और कल फिर आपके साथ, जैसे आज बलूचिस्तान और मिसिंग पर्सन हैं, और कल की कुछ मजीद खबरों के साथ आपके खिदमत में पेश होंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।